विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे योग तत्समक, गुणात्मक तत्समक, योज्य प्रतिलोम और व्युत्क्रम क्या होता है। तो परिमेय संख्याओं वाला टॉपिक चल रहा था। अब देखो, इसमें नाम है योग तत्समक। तत्समक का मतलब होता है वैसा का वैसा आ जाए। तत्सम मतलब सम का मतलब समान, और तत् का मतलब होता है वैसा, मतलब वही संख्या वापस आ जाए। जैसे मैं कहूं 5 है, इसमें मैं क्या जोड़ू, योग का मतलब जोड़ना, तो इसमें मैं क्या जोड़ू कि वापिस 5 ही आ जाए। इसमें एक ही संख्या आती है कि मैं 0 जोड़ दूं तो वापस 5 ही आ जाएगा। 0 के अलावा कुछ भी जोड़ूंगा तो 5 नहीं आएगा। चाहे आप पॉइंट में कुछ जोड़ के देख लो या माइनस में कुछ जोड़ के देख लो, कुछ भी ले लो, लेकिन 0 के अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो 5 में जोड़ने पे वापस 5 आ जाए। इसका मतलब शून्य जो होता है, 0 या जो शून्य है, वह परिमेय संख्या के लिए या किसी भी भिन्न संख्या के लिए योग तत्समक होता है। तो आप लिखेंगे 0 या शून्य एक योग तत्समक होता है, योग तत्समक होता है। उदाहरण आप लिख लेंगे, किसी भी संख्या 5 में 0 जोड़ा तो वापस 5 आ गया, या कोई परिमेय संख्या है 7/8, इसमें आपने 0 जोड़ा तो वापस वही की वही संख्या आ गई। तो तत् का मतलब वैसा का वैसा, सम का मतलब समान, समान वैसी की वैसी संख्या आ जाना तत्समक कहलाता है। और योग का मतलब होता है गुणा करने पर, तो वह योग का मतलब होता है जोड़ने पर, अर्थात वह संख्या जिसको आप जोड़ेंगे तो सेम वही संख्या आ जाएगी। तो इसका मतलब शून्य जो होता है वो एक योग तत्समक होता है। अब थ्योरी के सवाल में पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब आपको उसमें एक कथन दे दिया कि शून्य एक योग तत्समक होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि शून्य एक योग तत्समक होता है। अगला देखते हैं गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक का मतलब होता है कि गुणा करने पर, तत्समक का मतलब वैसा का वैसा आ जाए। अब बताओ 5 को कौन सी संख्या से गुणा करूं कि वापस 5 ही आ जाए। एकमात्र संख्या होती है 1। अगर आपको कोई पूछे कि किससे गुणा करूं तो भी 1, और किससे भाग दूं तो भी 1। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करो वापस वही आ जाएगी, या किसी भी संख्या में 1 का भाग दो तो भी वापस वही संख्या आ जाएगी। तो गुणात्मक तत्समक कौन होता है? 1। तो 1 गुणात्मक तत्समक होता है, गुणात्मक तत्समक होता है, ध्यान रखना। अब है योज्य प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? विलोम या उल्टा। योज्य का मतलब होता है कि योग का उल्टा, तो जोड़ का उल्टा बाकी, और गुणा का उल्टा भाग। तो वैसे ही यहाँ पे योज्य का मतलब होता है जोड़, और प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, तो जोड़ का उल्टा अर्थात बाकी। तो मैं ऐसे कहूं कि 5 में क्या जोड़ूं कि वापस 0 आ जाए, क्योंकि योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, तो बाकी में आपको इसको लिखना है। तो 5 है तो इसका योज्य प्रतिलोम पूछे तो आप -5 लगा देना। अब हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या कोई भी a/b है, तो इस a/b का आपको पूछ ले योज्य प्रतिलोम क्या है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? माइनस का a/b। और आपको पूछे माइनस के a/b का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो प्लस का a/b। अर्थात कोई संख्या है a/b, इसमें क्या जोड़ूं कि उत्तर 0 आ जाए, तो आपको जोड़ना होगा माइनस का a/b, तब उत्तर 0 आएगा। या माइनस के a/b में क्या जोड़ूं कि उत्तर 0 आ जाए, तो जोड़ना होगा प्लस का a/b। ऐसा करने से दोनों आपस में घट जाएंगे और उत्तर 0 आ जाएगा। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है वह संख्या जिसको किसी संख्या में जोड़ने से उत्तर 0 आ जाए। अब है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, अर्थात कोई संख्या 5 है, इसको किस संख्या से भाग दूं या किस संख्या से गुणा करूं कि उत्तर है वो 1 आ जाए, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अब 5 में 5 का भाग दूंगा तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ व्युत्क्रम का मतलब गुणा के रूप में लिया जाता है। ठीक है, तो 5 को किससे गुणा करूं कि उत्तर 1 आ जाए। ठीक है, सबकी परिभाषाएं अलग अलग है। योग तत्समक का मतलब होता है वैसा का वैसा, क्या जोड़ें कि वैसा का वैसा जाए, तो 0 जोड़ो। गुणा तत्समक का मतलब होता है कि कौन सी संख्या से गुणा करें कि वैसा का वैसा जाए, तो 1 से गुणा कर दो। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि क्या जोड़ूं कि उत्तर 0 आ जाए, तो उसी संख्या का निगेटिव चिन्ह वाला जोड़ दो। तो यहाँ a/b का पूछे तो माइनस का a/b, और माइनस के a/b का पूछे तो इसका निगेटिव का निगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव a/b। ऐसे ही व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक, तो उल्टा कर देना, तो 5 का उल्टा 1/5, तो ये हो जाएगा 1 गुणा होके। तो हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या a/b के रूप में या p/q के रूप में होती है, तो a/b का व्युत्क्रम जो है वो हो जाएगा b/a। ठीक है, बहुत ही आसान होता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ 5/6 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 6/5 हो जाएगा। तो इसमें आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं व्युत्क्रम वाले में कि किसी संख्या का व्युत्क्रम वह संख्या होती है जिससे गुणा करने पर उत्तर 1 आ जाए, जिससे गुणा करने पर उत्तर 1 आ जाए। जैसे
ए का व्युत्क्रम, जैसे ए का व्युत्क्रम बराबर 1/a, और परिमेय संख्या है a/b, तो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा b/a। तो ये हो गए व्युत्क्रम वाले, इनका थोड़ा ध्यान रखना है। इस प्रकार से परिमेय संख्याएं तो पूरी हमने पढ़ ली, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं, पूरी थ्योरी पढ़ ली, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ पढ़ाया मैंने आपको। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की किताब में जो भी है सारी चीजें आपको एक साथ में मैंने बता दी है। अब हम देखते हैं इनके सवाल। तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपके पास में कुछ सवाल भेजे थे, ठीक है, तो उन सवालों को हम सोल्व कर लेते हैं। सवाल सोल्व करने से पहले एक विशेष नोट देखना, अगर आपको कोई पूछ ले कि जीरो का व्युत्क्रम क्या होता है, जीरो का व्युत्क्रम क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा लिख देना, a/b को b/a लिख देना, या फिर ऐसे कहूं कि जीरो को किससे गुणा करूं कि 1 आ जाए। ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसको आप जीरो से गुणा करो और 1 आ जाए, क्योंकि जीरो से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है, क्योंकि आप जीरो का उल्टा ऐसे करेंगे, मान लीजिए जीरो को आप 0/1 लिखते हैं, व्युत्क्रम करते हैं 1/0, तो ये तो 1/0 है, ये तो अनंत हो जाता है, जो अपरिभाषित होता है। इसके कारण से जीरो को किसी भी संख्या से गुणा करो चाहे 1 नहीं आ सकता। तो एक विशेष नोट लिखेंगे, नोट, जीरो का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, जीरो का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। बाय द वे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, जीरो का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, क्योंकि जीरो का व्युत्क्रम करोगे 0/1 है, इसका व्युत्क्रम करोगे तो वो 1/0, और ये होता है अनंत, और ये होता है अपरिभाषित, मतलब हम इसकी परिभाषा दे ही नहीं सकते। इस कारण से जीरो का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। दूसरे शब्दों में कहें कि जीरो को किससे गुणा करें कि उत्तर 1 आ जाए, तो यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं होगी, कोई नहीं होगी ऐसी संख्या कि आप उससे गुणा करें और 1 आ जाए। कुछ भी रख लो, गुणा करोगे जीरो से तो उत्तर 0 आ जाएगा, ये 1 आ ही नहीं सकता। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं आ सकती, तो जीरो का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। अब हम सवाल देखते हैं। अब हम राजस्थान बोर्ड की कक्षा 7 की जो किताब है उसकी प्रश्नावली नंबर 9 उसको सोल्व करते हैं, क्योंकि इस प्रश्नावली में परिमेय संख्याओं से संबंधित चैप्टर दिया गया है। तो इसमें देखो कैसे सवाल है, अगर ये सवाल आप सोल्व कर लेंगे तो फिर आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो प्रश्नावली नंबर 9.1 जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर की थी, उसका पहला सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। अब देखो कंपटीशन एग्जाम में तो आपको ऑप्शन मिलेगा, तो एक सवाल बता देता हूं। जैसे पहला सवाल दिया गया -1 और 0, इन दोनों के बीच में आपको 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो बहुत ही आसान होता है। देखो, एक होती है संख्या रेखा। संख्या रेखा का मतलब होता है कि ऐसी रेखा जिसके बिल्कुल बीच में तो होता है 0, और इस साइड में होती है पॉजिटिव संख्याएं, जो आप पहले ग्राफ वाली संख्याएं पढ़ते थे, जहां पे मूल बिंदु यहाँ पे 0 0 और इधर अक्ष पॉजिटिव और इधर अक्ष निगेटिव, वही रेखा जो है ना अक्ष वाली रेखा, उसी को आप संख्या रेखा कहते हैं। इसमें पॉजिटिव संख्या है जैसे 1 2 3 4 5 6, वो तो इधर लिखी जाएगी, और जो निगेटिव संख्या है -1 -2 -3 -4, वो 0 से इस साइड में लिखा जाएगा। अब 0 से जो संख्याएं जितनी इधर होती है, इस तरफ होती है, वो उतनी ही बड़ी संख्या होती है, और 0 से जो जितनी इधर होती है वो उतनी ही छोटी संख्याएं होती है। मतलब 0 से अगर आप इस साइड में चलेंगे तो बड़ी संख्याएं आती रहेगी, और 0 से इस साइड चलेंगे तो छोटी संख्याएं आती रहेगी। अब है -1 मतलब यहाँ पे, और 0 है मतलब यहाँ पे, इन दोनों के बीच की संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। इनके बीच में तो अनंत संख्याएं हो सकती है, जितनी मर्जी आप लिख सकते हैं। कैसे? माइनस में 0.9 लिख सकते हैं आप, माइनस में 0.8 लिख सकते हैं, माइनस में 0.7 लिख सकते हैं, माइनस में 0.6 लिख सकते हैं, माइनस में 0.5 लिख सकते हैं, जो भी हो वो सारी संख्याएं इन दोनों के बीच में है। अब इनके पॉइंट हटाओगे तो माइनस का चिन्ह तो रह जाएगा भाई, आपको 0 और -1 के बीच में चाहिए, -1 और 0 के बीच में, तो -1 और 0 के बीच में तो खूब सारी संख्याएं हो सकती है, तो सारी होगी तो माइनस वाली, क्योंकि 0 से इधर वाली है, तो इधर वाली है तो सबको माइनस का ले लिया। अब इसका पॉइंट हटाएंगे तो देखो, पॉइंट हटाने का सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 0.9 है, पॉइंट हटाओ तो आपने देखो ऐसे लाइन खींची मतलब 1 लिखा, और पॉइंट के राइट साइड में जितने अंक उतने 0 लगा दो, तो ये हो गया 9/10। तो ये पहली परिमेय संख्या तो आ गई 9/10। ऐसे ही यहाँ पे चिन्ह है वो माइनस का लगा देना, और ऐसे ही 0.8 है माइनस में, तो पॉइंट हटाओगे तो बट्टे में 1, और यहाँ पे राइट साइड में 0, मतलब माइनस का 8/10। तो इस प्रकार से आप अपनी मन मर्जी से कितनी भी संख्या लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं लिखेंगे। अब पहला सवाल है -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। तो
आप और चार संख्याएं लिखेंगे तो ऊपर देखो 3, 6, 9, 12, 3 का पढ़ है, नीचे 5, 10, 15, 20, 5 का पढ़ है। तो आगे भी हम इसी प्रकार से और संख्याएं लिख सकते हैं। तो 3 चौके 12 है, 3 पंजे 15 और 3 छके 18 और 3 संते 21। ऐसे आप आगे से आगे संख्याएं लिख देंगे और नीचे 5 का पढ़ा लिख दो, 5, 10, 15, 20। तो यहाँ 25, यहाँ पे 30, यहाँ पे 35, जो मर्जी आगे से आगे संख्याएं लिख सकते हैं। तो दूसरा सवाल भी ऐसे ही हो जाएगा। तीसरा सवाल है निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती है, इसको थोड़ा देखो समझ लेते हैं। तो समतुल्य का मतलब जैसा इसका नाम है वैसे ही हो जाएगा। समतुल्य मतलब सम्मान, तुल्य मतलब तुलना करने योग्य। समतुल्य का मतलब आप सीधा कहें तो सम्मान ही हो जाता है। समतुल्य मतलब इसके जैसा, इसके जैसा या इसके सम्मान, या सम्मान या तुल्य मतलब तुलना करने योग्य। तो इसके जैसा, जैसे मैंने एक संख्या लिखी 1/2, अब इसके जैसी और क्या संख्या हो सकती है, तो आप अपनी मन मर्जी से इसको गुणा कर दो ऊपर नीचे 2 से, किसी से भी गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, आप चाहो तो 4 से गुणा कर दो। अब देखो 2 से गुणा करने पर यह आ गया 2 एकम 2 बट्टे 2 गुणा 4, मूल संख्या थी 1/2। अब ये 1/2 और 2/4 समान है, क्यों? क्योंकि वापिस कटेगा तो 2 से कटेगा, एक बार 2 से कटेगा 2 बार, मान तो वही है ना। तो इसी को गुणा करके आपने 2/4 बना दिया, इसका मतलब 1/2 और 2/4 आपस में समतुल्य है। ऐसे ही 1/2 को 3 से गुणा किया ऊपर नीचे तो ये हो गया 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 3/6 काटा तो वापिस वही 1/2, इसका मतलब 1/2 और 3/6 है वो समतुल्य है। ऐसे ही आपने 4 से गुणा किया तो 4 और बट्टे में 8, ये भी कट के वापिस 1/2 आ जाएगा, इसका मतलब 4/8 और 1/2 समतुल्य है। तो ये नाम मात्र की है। समतुल्य का मतलब होता है किसी भी परिमेय संख्या को मनमर्जी से अंश और हर को दोनों को गुणा कर दो। जैसे 1/4 है तो आप ऊपर भी गुणा करेंगे नीचे भी गुणा करेंगे, तो इस 1/4 के समतुल्य हो जाएगा 10/40। ठीक है, तो ये तो बच्चों वाली बातें होगी, बहुत इजी सवाल है इसमें तो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। फिर समतुल्य पहचान ही जाएंगे, 4 समतुल्य परिमेय संख्या लिखनी है, मनमर्जी से कोई भी लिख दो। अब एग्जाम में, आपके कंपटीशन एग्जाम में कैसा सवाल पूछा जा सकता है, तो कंपटीशन एग्जाम में सवाल ऐसे पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा कि निम्न में से कौन सा इसके समतुल्य है, तो मान निकाल के चेक कर लेना, जो समतुल्य आ जाए वही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 4 है, एक संख्या रेखा खींचिए और उस पर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को निरूपित कीजिए। 3/4 आप जानते हैं, 3/4 का मतलब होता है 0.75, तो ये 0 और ये 1, 0.75 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, कंपटीशन में ऐसा सवाल पूछने की संभावना कम ही रहती है। ठीक है, अगला सवाल है 5वां, ये अच्छा सवाल है। एक संख्या रेखा पर बिंदु पी क्यू आर एस टी यू ए और बी इस प्रकार है कि टी आर बराबर आर एस बराबर एस यू तथा एपी बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी। पी क्यू आर और एस से निरूपित परिमेय संख्याओं को लिखिए। अब आपको यहाँ पे परिमेय संख्याएं बतानी है, तो आप आसानी से देखो बता सकते हैं, मैं डायग्राम बना देता हूँ। अब इस सवाल में देखेंगे कि P और Q बिंदु है वो A और B के बीच में दर्शाए गए हैं। तो पहले हम इसको थोड़ा देखो ऐसे समझते हैं। A और B जो बिंदु है, A और B, तो यहाँ पे A के नीचे 2 लिखा है, B के नीचे 3 लिखा है। इसका मतलब 2 से लेकर 3 तक केवल एक जो है उसको 3 भागों में विभाजित कर दिया। 3 में कैसे किया, जैसे आपके पास में मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, इसके बीच में आप एक कट लगाते हैं, एक कट, तो ये कट तो आपने एक लगाया लेकिन टुकड़े इसके 2 हो जाते हैं। ऐसे ही मान लीजिए एक रेखाखंड है, उसमें आपने एक और ये 2 कट लगा दिया, तो 1, 2 और 3 टुकड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी 1 और 2 बिंदु दर्शाए गए हैं। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक पहला और यहाँ से यहाँ तक दूसरा और यहाँ से यहाँ तक तीसरा। इसका मतलब इस 1 सेंटीमीटर को 3 भागों में बांट दिया गया है। तो 1 को 3 में बांटते हैं, 1 में 3 का भाग दे दिया, तो प्रत्येक जो हिस्सा है वो 1/3 होगा। मतलब ए से लेके बी तक जो दूरी है वो 1/3 होगी। फिर बी से क्यू तक है ये भी 1/3 होगी, और फिर क्यू से बी तक है वो भी 1/3 होगी। वापिस जब जोड़ेंगे 1/3 1/3 1/3 को, तो ये हो जाएगा 3/3 मतलब वापिस 1, तो 1 सेंटीमीटर ये है। तो 2 पॉइंट लगा रखे, तो टुकड़े कितने हो गए, 3 टुकड़े हो गए। अब आपको इस पी का मान ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पी को आपको दर्शाना है कि इस पी पे क्या मान है। जैसे ए का मान कितना है, 2 है, बी का मान कितना है, 3 है, वैसे ही पी का मान कितना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक है वो 2 में और जुड़ जाएगा, तो 2 तो है ही, तो ये 2 लिखा प्लस 1/3 हिस्सा, क्योंकि ए से लेके बी तक कितना हो गया, 1/3 हो गया। जोड़ेंगे तो 3 दूना 6 प्लस 1 हो गया 7 और बटे 3। देखो ये भी एक सीधा तरीका होता है जोड़ने का। कैसे, जब आपको 2 में आधा जोड़ना हो, ऐसे जोड़ना। देखो, या तो इसके बट्टे में 1 लिखेंगे, उसके बाद में इसका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आया 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया 4 आएगा, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 आएगा।
4 और 1 हो गया 5/2। जबकि हम सीधा जोड़ें तो 2 में जब 1/2 जोड़ना हो तो आप क्या करना, इसको डायरेक्ट इससे गुणा कर लेना, या जब जोड़ना ही हो तो फेविकोल लगा दो और सीधा ही जोड़ दो, मतलब 2 में आधा जोड़ो तो ये हो गया 2 और आधा डायरेक्ट। अब इसको सरल करना जानते हैं, 2 गुणा 2 4 प्लस 1 हो गया 5/2। तो क्यों हम लघुत्तम वगैरह ले, सीधा ही जोड़ दे। तो 2 में 1/3 जोड़ना है तो मैंने क्या किया, प्लस को हटाया और चिपका दिया इसको। 2 से 1/3 हो गया, उसको सरल कर लिया, 3 दूनी 6 प्लस 1 हो गया 7/3। इसका मतलब पी का मान कितना आ गया, 7/3 आ गया। तो पी कोई परिमेय संख्या है, उसका मान होगा 7/3। अब क्यू का मान ज्ञात करना है। आपको पता है पी में अगर मैं 1/3 और जोड़ दूं, मतलब 7/3 में 1/3 और जोड़ दूं तो क्यू का मान भी आ जाएगा। तो 7/3 में 1/3 जोड़ेंगे तो लघुत्तम दोनों का समान है, तो ये आ गया 3 और 7 और 1 हो गया 8/3। हर समान होने के कारण से सीधा जुड़ जाएगा, 8/3 आ गया क्यू का मान। तो ये क्यू हो गया 8/3। और यहाँ पे आर का मान ज्ञात करना है। अब आर है देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ पे, ये एक हिस्सा, ये दूसरा और ये तीसरा हिस्सा। तो यहाँ पे भी एक इकाई को, लेकिन ये जो इकाई है वो -1 से -2 है, मतलब निगेटिव है। तो -1 को 3 भागों में बांट दिया, इसका मतलब प्रत्येक हिस्सा -1/3 है। तो हम -1 में जोड़ देंगे 1/3 माइनस का, तो ये हो गया -1 और -1/3। सरल करेंगे तो देखो माइनस माइनस को पहले कॉमन लेके बाहर रख लो, तो 3 एकम 3 और 1 हो गया 4/3। और अब जी माइनस का वापस लगा दो। तो ये जो आर है वो दर्शा रहा है माइनस का 4/3। अब x का मान पूछा है, तो माइनस के 4/3 में आप माइनस का 1/3 और जोड़ेंगे। माइनस में माइनस जोड़ते हैं तो चिन्ह माइनस का ही रहता है, ठीक है। तो ये माइनस का चिन्ह तो आ जाएगा बाहर। अब ये बट्टे में 3 दोनों के है, ठीक है। तो ये 4/3 में 1/3 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5 और /3। ये आ गया माइनस का 5/3। तो इसका मान है माइनस का 5/3। अब आप चाहें तो देखो इस b का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, 3 आता है या नहीं आता है। तो हमें पता है q में 1/3 जोड़ेंगे तो b आएगा, q कितना है 8/3। इसमें आप 1/3 जोड़ के देखो, 8 और 1 हो गया 9 और /3। मैंने सीधा क्यों जोड़ा, क्योंकि दोनों का हर समान है, तो जब हर समान हो तो सीधा भी जोड़ सकते हैं। 9/3 कितना होता है 3, और b का मान दे भी कितना रखा है 3। तो ये सवाल जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको ये डायग्राम दे देगा और आपको कोई सा भी एक बिंदु पूछ लेगा कि बताओ s का मान है वो क्या होगा, या s को प्रदर्शित करने वाली परिमेय संख्या कौन सी होगी। तो देख लेना कौन से ऑप्शन में -5/3 है, तो s को निरूपित करती है। फिर अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी युग्म एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। बहुत आसान सवाल है, माइनस का 7/21 और 3/9 ये एक युग्म को दर्शाते हैं क्या, तो सरल करके देखते हैं। इसको सरल करेंगे तो सरल करने का तरीका ये होगा कि जो कट रहा है उसको काट लो और जो नहीं कट रहा उसको वैसा का वैसा रहने दो। तो लिखा है माइनस का 7/21 और दूसरा लिखा है 3/9। अब इसको काट के देखते हैं। देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो काटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि माइनस वाला माइनस वाले के बराबर हो सकता है, प्लस वाला प्लस वाले के बराबर हो सकता है। तो ये बराबर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम काटते हैं। तो 7 से कट गया एक बार, 7 से कट गया 3 बार, तो ये आया माइनस का 1/3। ये 3 से कट गया एक बार, 3 से कट गया 3 बार, तो ये आ गया प्लस का 1/3। बराबर है क्या, नहीं है। ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, मतलब ये 0 से 1 तो इस साइड में है और 0 से 1 इस साइड में है। निगेटिव वाला इस साइड में है, पॉजिटिव वाला इस साइड में है, तो ये तो बराबर नहीं है। अगला है सेकंड, -16/20 और 20/-25। अब देखो माइनस का 16/20 और दूसरा लिखा है 20/-25। एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर हर को निगेटिव दे रखा है तो इसको मानक रूप में हम बदल लेते हैं। एक भिन्न का मानक रूप ये होता है, देखो मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड रूप, या ऐसे कहें कि वो रूप जिसमें हम लिखते हैं, ठीक है। तो मानक रूप का मतलब हो गया कि ये माइनस का चिन्ह कभी भी हम हर में नहीं रखते, इसको ऊपर ले आते हैं। तो देखो अगर दोनों में से एक के चिन्ह माइनस का है, अंश के हो चाहे हर का, इसका मतलब वो पूरी भी निगेटिव है। तो यहाँ पे माइनस का 25 लिखो, चाहे आप माइनस का 20/25 लिखो, एक ही बात है, क्योंकि ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है। प्लस माइनस गुणा होते हैं तो भी माइनस आता है, और प्लस माइनस भाग लगता है तो भी माइनस आता है, तो उत्तर तो माइनस में आएगा। और हम जब माइनस का चिन्ह यहाँ लगाओ चाहे यहाँ पे लगाओ, एक ही बात है। आप चाहें तो पूरे के यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह लगा दो, उसका मतलब ये होता है कि पूरी भिन्न निगेटिव है। या फिर आप चाहें तो यहाँ पे अंश के पास में भी माइनस का चिन्ह लगा दो, तो उसका भी यही मतलब होता है कि पूरी भिन्न है वो निगेटिव है। अब इसको काट लेते हैं, 5 से कट गया 4 बार, 5 से कट गया 5 बार, तो ये हो गया माइनस का 4/5। इसको सरल किया, 4 से कटा 4 बार, 4 से कटा 5 बार,
और ये भी हो गया -4/5। तो ये दोनों भिन्न समतुल्य है या समान है। तो आप अगले वाले ऐसे ही कर लोगे। सवाल नंबर 7 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखें। सरलतम रूप का मतलब होता है कि इसको सोल्व करके लिखना है। जैसे -8/6 है, काट पीट के इसको लिखना है। अगर चिन्ह नीचे लगा हुआ है तो उसको ऊपर लेके आना है। तो ये कट रहा है 2 से कितनी बार, 4 बार, 2 से कितनी बार, 3 बार, और ये माइनस का चिन्ह ऊपर ही रखना है। तो -4/3 ये इसका सरलतम रूप हो गया। ठीक है, और फिर आगे वाले आप कर ही लेंगे। फिर 8वां सवाल देखो, संकेतों ग्रेटर देन, लेस देन और बराबर में से सही संकेत चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। आपको ऐसा तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सवाल यहाँ से ऐसे बनाया जा सकता है कि इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है अथवा कौन सी भिन्न छोटी है। तो हम देखो समझ लेते हैं थोड़ा सा कि भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है, क्योंकि भिन्न है वो भी एक परिमेय संख्या है। इस कारण से परिमेय संख्याओं की तुलना करना सीखो चाहे भिन्नों की तुलना करना सीखो, एक ही बात है। क्योंकि जितनी भी भिन्न है वो सारी की सारी परिमेय तो होती ही है। सारी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती, बस भिन्न का मतलब पॉजिटिव और परिमेय का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तो जैसे आपको दो भिन्नों में कंपैरिजन करना है, मान लीजिए लिखा हुआ है कि 4/5 और एक लिखा हुआ है 6/7। आपको पता करना है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है या बड़ी भिन्न कौन सी है, किसका मान ज्यादा है। तो सीधा सा आपको एक तरीका बताता हूँ, हमेशा याद रखना। मान लीजिए आप और आपका पड़ोसी है, वो दोनों कुश्ती खेल रहे हैं। कुश्ती खेलने का मतलब आप ऊपर बैठे हैं, आपने एक व्यक्ति को नीचे दबा रखा है। ऐसे ही आपका पड़ोसी है, वो भी ऊपर बैठा है, उसने एक व्यक्ति को नीचे दबा रखा है। कुश्ती में ऐसा ही होता है, दो जने कुश्ती लड़ते हैं तो जो शक्तिशाली है वो ऊपर बैठेगा और जो कमजोर उसको नीचे दबा देगा। ऐसे ही आपका पड़ोसी शक्तिशाली है, वो ऊपर बैठा है और कमजोर को नीचे दबा रखा है। अब आप क्या करते हैं, आपके जो पड़ोसी वाला है जो नीचे दबा हुआ है उसको अपनी ओर खींचना चाहते हैं, क्योंकि आप शक्तिशाली है वो हमेशा खींचता है शक्तिशाली, और कमजोर को खींचता है। इसका मतलब जो नीचे दबा हुआ उसको खींचेगा। तो आप उस पड़ोसी वाले के नीचे जो दबा हुआ उसको खींच लेंगे। आपका पड़ोसी भी तो शक्तिशाली है, आपके जो नीचे दबा हुआ उसको खींच के ले जाएगा। मतलब ये जो 4 शक्तिशाली है ऊपर बैठा है वो 7 को खींच लेगा, 7 को यहाँ ले आएगा। तो ये 7 इससे गुणा होगा, तो 4 गुणा 7, 7 चौके 28 आ गया। तो ये जो पड़ोसी आपका है वो आपके जो नीचे दबा हुआ उसको खींच के ले जाएगा। तो ये 5 गुणा 6, 6 पंजे 30 हो गया। बताओ बड़ा कौन है, इधर वाला। इसका मतलब ये ज्यादा बड़ा है, तो ये बड़ा है और ये छोटा है। तो दो परिमेय संख्या में या दो भिन्नों में तुलना करनी हो तो ये तरीका सबसे अच्छा रहता है। और उदाहरण देखते हैं, 1/2 लिखा है और मान लीजिए लिखा है 7/8 लिखा है और लिखा है मान लीजिए 2/3 लिखा है। अब तीन में कंपेयर करना है तो कुश्ती खिला दो। यहाँ पे जो एक शक्तिशाली है वो जितने भी नीचे दबे हुए सबको खींचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 गुणा 8 गुणा 3, ऐसे लिख दो एक बार, 1 गुणा 8 गुणा 3। यहाँ पे ये जो 7 है वो किन किन को खींचेगा, खुद के अलावा जितने भी नीचे दबे हैं इसको 3 को भी खींचेगा और 2 को भी खींचेगा। ये खुद तो 7 था ही, ये 3 को भी खींच लिया और ये 2 को भी खींच लिया। अब ये जो 2 है वो किसको खींचेगा, तो खुद तो है ही, और खुद के अलावा 8 को और 2 को खींचेगा, तो 8 को और 2 को खींचेगा। अब मान ज्ञात कर लो, 8 के 24, 7 21 गुणा 42 और 8 दूनी 16 दूनी 32। बड़ा कौन है, 42। इसका मतलब ये 7/8 वो बड़ा मान है। ऐसे तो कंपेयर करना है आपको 2 में या फिर 3 में। अब मान लीजिए इसके कुछ और नियम होते हैं, देखो 1 बाय 1 समझा देते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सोल्व कर रहे हैं तो साथ में नई बातें भी पढ़ते जा रहे हैं। अब मान लो कि कोई भी भिन्न है या भिन्न या परिमेय संख्या है, उनके अंश और हर का अंतर समान है। अंश व हर का अंतर समान है, तो और होना चाहिए इस प्रकार से कि अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। तो लिख भी देता हूं चलो, तथा अंश छोटा हो वह हर बड़ा हो। तो छोटे अंश वाली भिन्न या परिमेय संख्या की बात है, भिन्न छोटी होती है तथा बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। उदाहरण देखते हैं, देखो अंतर समान होना चाहिए अंश में और हर में। जैसे आपने लिखा 50/53, 3 का अंतर है। आपने लिखा 100/103, आपने लिखा 1007/1010, आपने लिखा 5/8। ठीक है, अब यहाँ पे देखना 50 से ये 3 ज्यादा है, 100 से ये 3 ज्यादा है, 107 से 1007 से 3 ज्यादा है, 5 से 3 ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जिसका अंश बड़ा है वो सबसे बड़ी होगी, ये सबसे बड़ी है।
और सबसे छोटी कौन सी है, तो यहाँ पे अंश देख लो 5, 1 × 7 100 और ये 50, इसमें सबसे छोटी कौन सी होगी, तो ये सबसे छोटी। दूसरा उदाहरण देखते हैं, 1/2 और 3/4। देखो अंतर कितने का, एक का, एक से ये एक ज्यादा है, 3 से ये एक ज्यादा है, तो 1/2 का मतलब होता है 0.50 मतलब 50, 3/4 का मतलब होता है 0.75, बड़ा कौन होता है 0.75। तो अंश और हर का अंतर समान है, तो 1 में और 3 में बड़ा कौन है, बड़ा 3 है, इसका मतलब बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। तो आप इस तरीके से भी सरल कर सकते हैं। तो आपको सवाल दे दिया था कि निम्न में से कौन से हैं वो सही क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं, 4 ऑप्शन दे दिए गए, अब इनके ग्रेटर देन लेस देन ऐसे चिन्ह वगैरह लगा दिए। आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा कौन है, क्या कह दिया जाए, ये चारों है, इन चारों को आरोही क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में लिखो। आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले छोटे वाला, फिर उससे बड़े वाला, फिर उससे बड़े वाला, तो सबसे छोटा कौन 5/8, इससे बड़ा कौन, तो बड़े की साइड मुंह खुला रहता है, ठीक है, तो ये बड़ा हो जाएगा। इससे बड़ा जस्ट कौन है 50/53, इससे बड़ा कौन है तो 100/103, इससे बड़ा कौन है 1007/1010, ये आरोही क्रम में भी आपने लिख दिया। लेकिन ध्यान रखना ये उचित भिन्न के रूप में होना चाहिए। उचित का मतलब होता है छोटा बच्चा ऊपर और बड़ा आदमी नीचे, जैसे हम छोटे बच्चे को ऊपर बिठाते हैं, है ना, और बड़ा आदमी नीचे रहता है, तो वो उचित भिन्न होती है। उचित भिन्न में छोटा दिखने वाला छोटा और बड़ा दिखने वाला बड़ा होता है। ठीक, तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 9वां, निम्नलिखित में से प्रत्येक में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप सरल कर लेंगे चेक कर करके। अब यहाँ पे देखो एक सवाल दिया गया है, जैसे इसमें 9वें का फोर्थ, इसमें दिया गया है माइनस का 1/4 और एक है 1/4, तो ध्यान रखना निगेटिव संख्याएं हमेशा छोटी होती है पॉजिटिव वाली से, तो यहाँ पे तो सरल करने की जरूरत ही नहीं है, माइनस वाली संख्या छोटी और प्लस वाली बड़ी। फिर 10वां सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए, तो तरीका यही रहेगा, चेक कर लेना। देखो पहला सवाल है माइनस के 3/5, माइनस के 2/5, माइनस का 1/5, अब इसको सरल करते हैं। माइनस वाले में जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है और जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है। तो संख्या रेखा देखो, सबसे पहले आप जानते हैं कि यहाँ पे जीरो है, इधर तो आएगी पॉजिटिव संख्या और इधर नेगेटिव, मतलब माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। हम जितना इधर चलेंगे उतनी ही संख्याएं छोटी होती जाएगी और जीरो से जितना इधर चलेंगे उतनी ही बड़ी संख्याएं होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 1 है 2 है, तो आप जानते हैं 1 से 2 बड़ा होता है, 2 से 3 बड़ा, लेकिन यहाँ पे इधर चलेंगे तो 1 से 2 है वो छोटा, लेकिन कौन से वाला माइनस का, माइनस के 1 से माइनस का 2 छोटा, माइनस के 2 से माइनस का 3 और भी ज्यादा छोटा, तो माइनस चिन्ह लगते ही उल्टा हो जाता है, तो जो दिखता है बड़ा वो होता है छोटा। पूछे -1 में और -5 में छोटा कौन है, तो आप पहले 5 और 1 लिखेंगे, छोटा कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, लेकिन जैसे माइनस चिन्ह लगाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, उल्टा कर देना, माइनस का मतलब उल्टा, तो ये बड़ा दिख रहा है इसका मतलब ये छोटा है। इस चीज का ध्यान रखना कि जीरो से जितना इधर होता है उतनी संख्या छोटी होती है। अब सवाल आपको दिया गया है माइनस के 3/5, माइनस के 3/5, माइनस के 2/5, माइनस के 1/5। अब आप देखना हर सब का समान है ना, 5 5 5 सब में 5 का भाग जा रहा है, तो इसको तो आप नेग्लेक्ट कर दो, छोड़ दो चाहिए। अब आप कंपेयर करो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, सबसे छोटा कौन सा है, ये, क्योंकि दिखने में 3 बड़ा है लेकिन छोटा होगा, फिर इससे बड़ा कौन ये, इससे बड़ा कौन ये। अब आपको आरोही क्रम में लिखना, बढ़ते हुए क्रम में, सबसे पहले आएगा छोटे वाला, उसके बाद में उससे बड़ा, उसके बाद में उससे बड़ा, ये बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। तो ये प्रश्नावली तो हुई पूरी। अब देखते हैं अगली वाली प्रश्नावली के सवाल। अगली प्रश्नावली है प्रश्नावली 9.2, योग ज्ञात कीजिए। तो आपको ऐसा कंपटीशन में नहीं पूछा जाएगा कि दो भिन्नों का योग क्या होगा, और पूछ भी ले तो आप कर लेंगे, 5/4 और इसमें माइनस की 11/4 को जोड़ना है तो जोड़ कर लेना। फिर है अगला, ज्ञात कीजिए मतलब मान ज्ञात करना है, 7/24 माइनस 17/36, लघुत्तम लेके सरल करना है, ये कर लेंगे, फिर गुणा करना है और लास्ट में भाग देना है, तो जोड़ बाकी गुणा भाग है वो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब हम इससे अगली प्रश्नावली पढ़ते हैं, कक्षा 8 की, कक्षा 7 वाली तो हमने कंप्लीट कर ली है, अब हम देखते हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली। इसमें है प्रश्नावली 1.1, कक्षा 8, पेज नंबर 15, राजस्थान बोर्ड की किताब में। तो पहला सवाल है, उचित गुण धर्मों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित का मान ज्ञात करो, मतलब इनके मान ज्ञात करने हैं, तो ये तो आप कर ही लोगे, -2/3 गुणा 3/5 है ना, इसमें बोर्ड मास का नियम लगाना, सबसे पहले ब्रैकेट वो इसमें है नहीं, और उसके बाद में
BODMAS, देखो इसका ध्यान रखना, BODMAS बोर्ड मास, मतलब सबसे पहले ब्रैकेट को सरल करना है, उसके बाद में ओप का मतलब का को सरल करना, उसके बाद में भाग को, उसके बाद में गुणा को, उसके बाद में जोड़ को, और लास्ट में बाकी को। तो सबसे पहले इसमें गुणा को सरल कर लेंगे, उसके बाद में जोड़ को, और उसके बाद में बाकी को। तो ये सवाल तो कंपटीशन में से पूछे जाने की उम्मीद कम ही है। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से प्रत्येक की योज्य प्रतिलोम। ये अच्छा सवाल है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? 2/8 का योज्य प्रतिलोम। तो मैंने आपको बताया इसमें क्या जोड़ूं कि उत्तर 0 आ जाए। योज्य का मतलब होता है जोड़ना, प्रतिलोम का मतलब होता है इसका इसका मान 0 हो जाए। मतलब योज्य प्रतिलोम का मतलब इसका योग के रूप में उल्टा। तो योग के रूप में उल्टा इसका मतलब पॉजिटिव संख्या का निगेटिव संख्या लिख दो, माइनस का 2/8 हो जाएगा 2/8 का योज्य प्रतिलोम। अगला है माइनस के 5/9। तो माइनस का है, इसका मतलब इसका योज्य प्रतिलोम कौन हो जाएगा? प्लस का 5/9। अगला है माइनस का 6/-5। देखो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये डराने के लिए लिखा हुआ है माइनस का 6/-5। तो ये प्लस का है एक तरीके से, आप इसमें लिखेंगे माइनस का 6/5। अगला है 2/-9। आप इसको ऊपर ले आओ तो माइनस का 2/9। अब इसका उल्टा ज्ञात करना है तो प्लस का 2/9 उत्तर। अगला है 19/-6। तो पहले तो इसको सरल सही लिखो, -19/6। इसका उल्टा क्या होता है? तो प्लस का 19/6। ऐसे करेंगे तो उत्तर 0 आ जाएगा, है ना? तो इसका मतलब योज्य प्रतिलोम हो जाएगा प्लस का 19/6। फिर तीसरा सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि x बराबर 11/15 और पूछा है कि बताओ माइनस और माइनस x बराबर x होता है। आप जानते हैं माइनस माइनस गुणा होकर प्लस आ जाता है, तो ये प्लस का हो गया x और बराबर x। तो ये तो बच्चों वाले सवाल हो गए। फिर सवाल नंबर है 4, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। तो गुणात्मक वाले में क्या करना है? पलटना है। तो माइनस का 13, माइनस का 13 है, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका उल्टा मतलब इसको किससे गुणा करें कि उत्तर 1 आ जाए? तो माइनस का 13 है, इसको किससे गुणा करूं कि उत्तर 1 आ जाए? आपको पता है 13 को काटने के लिए बट्टे में 13 लिखना पड़ेगा। अब ये माइनस का चिन्ह इसको पॉजिटिव बनाना है, इसका मतलब माइनस के 1/13 से ही गुणा करना होगा। तो 13 का गुणन प्रतिलोम हो जाएगा माइनस का 1/13, क्योंकि ये माइनस में था, उत्तर हमें 1 लाना है प्लस में, क्योंकि गुणन प्रतिलोम का मतलब होता है कि कौन सी संख्या से गुणा करें कि उत्तर 1 आ जाए पॉजिटिव। अब अगला है माइनस का 13/19। माइनस का 13/19 है, इसको किससे गुणा करूं? तो 19/13 से, लेकिन उत्तर प्लस का 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस के 19/13 से गुणा करना होगा। बाकी आप कर ही लेंगे। फिर अगला पांचवा सवाल, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म या गुण का नाम लिखिए। आपसे नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मल सवाल है। अगला छठवां देखो, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए, है ना? तो -7/16 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? तो 16/7। माइनस का है तो उसका हो जाएगा उल्टा, ठीक है? व्युत्क्रम है ना? तो इसका उल्टा करना है, और केवल दिया है कि व्युत्क्रम इसका मतलब आप उलट दो, और गुणन व्युत्क्रम इसका मतलब किससे गुणा करेंगे? प्लस का 1 आ जाए। तो आपको 7/16 का व्युत्क्रम दिया गया है ना, तो व्युत्क्रम हो गया उल्टा, मतलब माइनस का 16/7। तो इससे गुणा करके बताना है। तो छठवें सवाल का उत्तर आप कर ही लेंगे, देखो बता ही देता हूँ, आपकी कंफ्यूज हो जाएगा। 6/13 है, इसको गुणा करना है माइनस के 7/16 के व्युत्क्रम से, इसका मतलब इसको उल्टा कर दो, तो ये हो जाएगा 16/7। लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसने ये नहीं कहा है कि इसके गुणन प्रतिलोम से गुणा करो, ऐसा नहीं कहा है, केवल व्युत्क्रम का है। तो केवल व्युत्क्रम में अंश को हर और हर को अंश बनाना है, अब गुणा करके इसका उत्तर निकाल देना। फिर सातवां सवाल, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप के रूप में विकल्पित करते हैं? नहीं पूछेगा। और फिर पूछा क्या -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है या नहीं है ना? तो देखो ये तो अपने प्रैक्टिस के लिए एक सवाल हो गया। लिखा माइनस का 1 से 1/8, माइनस को एक बार छोड़ो, पहले इसको सरल कर लो, तो 8 एकम 8, 8 और 1 हो गए 9, 9/8। अब माइनस का वापस कर दो, इसका गुणन प्रतिलोम तो किससे गुणा करें कि उत्तर 1 आ जाए? उल्टे से 8/9 से, लेकिन ये माइनस का है तो इसको माइनस के से गुणा करेंगे तब जाके उत्तर 1 आ पाएगा प्लस का। तो माइनस का 8/9 है, तो इसका प्रतिलोम 8/9 है क्या? नहीं है, तो कौन होगा? माइनस का 8/9 होगा, ठीक। फिर क्या 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है क्या? तो देखो इसको सरल करके देखते हैं। 3 से 1/3, इसको पहले सरल करते हैं, 3 के 9 और 1 हो गया 10/3, तो इसका गुणन प्रतिलोम हो जाएगा 3/10। 3/10 को 0.3 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल है 0.3 है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो आप जानते हैं कि जीरो जो है उसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है, तो शून्य का कोई भी व्युत्क्रम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप जीरो को ऐसे लिख सकते हैं, देखो जीरो को लिखेंगे क्या? 0/1। जैसे ही आप इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 को आप
लिखते हैं अनंत के रूप में, और अनंत है वो अपरिभाषित है, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जीरो का कोई भी व्युत्क्रम नहीं हो सकता है। अगला सवाल है 10वें का सेकंड, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो दो परिमेय संख्याएं होती है, एक तो एक, क्योंकि एक का आप उल्टा करेंगे तो 1/1 हो जाएगा और इसका मान भी 1 आएगा, तो 1 और इसका मान भी 1, आप उल्टा करोगे तो भी 1। ऐसे ही माइनस का 1 है तो इसका मान माइनस का 1 है, अब आप इसका उल्टा करेंगे मतलब 1/-1 करेंगे तो इसका मान भी -1 ही रह जाएगा। तो दो संख्याएं होती है, एक तो 1 और दूसरा माइनस का 1, इन दोनों का व्युत्क्रम समान रहता है। ठीक, अगला सवाल है 10वें का 3, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो ऋणात्मक के समान देखो कौन सी परिमेय संख्या हो सकती है, जैसे 5 हो सकता है क्या अपने ऋणात्मक के समान? नहीं हो सकता। 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब कौन हो सकता है? केवल और केवल 0। क्यों? क्योंकि 0 के पास में ना तो कोई चिन्ह होता है पॉजिटिव और ना ही कोई चिन्ह होता है निगेटिव, तो 0 पॉजिटिव भी 0 होता है और 0 निगेटिव भी लिख दें तो भी 0 है। इसका मतलब 0 एकमात्र ऐसी परिमेय संख्या है जिसका ना तो कोई धनात्मक मान होता है ना ऋणात्मक मान होता है, मतलब ऋणात्मक और धनात्मक दोनों मान ही 0 होते हैं। तो परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है वो 0 ही होती है, इसके अलावा कोई परिमेय संख्या ऐसी नहीं होती। फिर सवाल नंबर 11, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शून्य का व्युत्क्रम है? कोई नहीं होता, होता ही नहीं है। ठीक, उसके बाद में सेकंड, संख्याएं खालिस्तान तथा खालिस्तान स्वयं के व्युत्क्रम है। तो स्वयं के व्युत्क्रम एक तो 1 है और एक -1 है, ये दो संख्या है जो स्वयं के व्युत्क्रम है। फिर लिखा है तीसरा, 11वें का तीसरा, -5 का व्युत्क्रम। तो -5 का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/-5, या आप इसको -1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, उल्टा कर देना जस्ट, जैसे -5 लिखा हुआ है, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लो और उल्टा कर दो तो 1/-5, माइनस का चिन्ह ऊपर चला जाएगा तो माइनस का 1/5। फिर लिखा हुआ है 1/अक्ष का व्युत्क्रम क्या होगा? तो अक्ष हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होता है, परिमेय संख्या ही होता है। और लास्ट है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम होता है। तो धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी एक धनात्मक परिमेय संख्या ही होता है, जैसे आपने लिखा 5/7, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 7/5, ये भी धनात्मक परिमेय संख्या, तो इसका व्युत्क्रम भी धनात्मक परिमेय संख्या ही होता है। उसके बाद में प्रश्नावली नंबर है 1.2। तो प्रश्नावली नंबर 1.2 में कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो कंपटीशन एग्जाम के लायक है। तो इस प्रकार से आपकी परिमेय संख्याओं वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। आपने कक्षा 6 से लेकर 10 तक जितने भी सवाल थे सारे कंप्लीट कर लिए। इन दो कक्षाओं के अलावा, एक तो कक्षा 7 और एक कक्षा 8, इसके अलावा कोई भी सवाल 10वीं तक नहीं है जो आपके कंपटीशन में पूछने के लायक है। तो अब आप इस चैनल को दूसरों तक भी शेयर जरूर करेंगे, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि फिलहाल अभी व्यू है वो कम आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मात्र 100 ही तो लोग देखने वाले हैं या 200 लोग देखने वाले हैं, तो क्लास बढ़ा दूंगा। और एक ये रहेगा कि 5000 लोग देखने वाले हैं और वो इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे लगेगा कि यार जिम्मेदारी है, 5000 लोगों को कल सुबह क्लास देनी है। इसका मतलब आज बहुत बढ़िया तरीके से क्लास बनाने की कोशिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैटर आपके लिए सिलेक्ट करूंगा। और मैं तो आप सभी के लिए बहुत बढ़िया मेहनत कर रहा हूँ कि कक्षा 6 से लेकर 10 तक का कुछ भी ऐसा बचे ना जो एग्जाम में पूछ लिया जाए आपको आए नहीं। इसलिए प्लीज आप सभी विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखेंगे कि शुरुआत के कुछ दिनों में 10-15 दिन आप अपनी ये जो क्लासें हैं इनको व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से या अन्य माध्यम से अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, उनको भी बताएं कि ऐसा कोई भी बंदा है जो बहुत बढ़िया गणित पढ़ाता है। धन्यवाद।